हे फ्यूचर टॉपर्स, ग्रुप है दिस साइड। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। चैप्टर के नाम का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, मतलब वो लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उससे रिलेटेड उनकी लाइफ है, उनमें क्या डेवलपमेंट्स और क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सोसाइटी के उस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें क्या चेंजेस और डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, और उन चेंजेस और डेवलपमेंट के चक्कर में पूरे इंडिया में क्या चेंज आ रहा है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे वर्क एंड आइडेंटिटी के साथ, मतलब इंट्रोडक्शन के साथ। चैप्टर की शुरुआत बॉलीवुड के एग्जाम्पल से होती है। मुंबई की बात करते हैं। आपने इंडियन सोसाइटी में साफ साफ ये चीज नोटिस करी होगी कि आपका वर्क डिफाइन करता है आपकी सोशल आइडेंटिटी। जिस तरीके का आप काम करेंगे, उस तरीके से सोसाइटी में आपको जजमेंट और रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी। मतलब आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, एक फेमस व्यक्ति हैं, तो हर कोई आपसे आप करके बात करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप सब्जी बेचने का काम करते हैं, आप लेबर हैं, तो लोग आपसे तू तड़ाक करने लग जाएंगे। आप जैसा काम करते हैं उससे आपकी सोसाइटी की, आपकी जो आइडेंटिटी है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मुंबई का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। वो लोग जो डांसर हैं या फिर स्टंट करते हैं या फिर किसी भी छोटे मोटे काम में वो है सोसाइटी की नज़र से, तो भाई वो 8 घंटे काम करने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। प्रॉपर वेजेस उनको नहीं मिलते, सेफ्टी कंडीशन बहुत बेकार है। अब ऐसा नहीं है कि मुंबई में सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। भाई सब लोग सेम हवा में ही सांस ले रहे हैं। क्रिकेट मैच सब सेम देखते हैं, मूवी सब सेम देखते हैं, लेकिन भाई रहने का तरीका, जीने का तरीका बहुत अलग है। अगर हम एक्टर्स की बात करते हैं, मूवी स्टार्स की बात करते हैं, वो जुहू जैसे एरिया में रहेंगे। बाकी लोग आपको गिरंगांव में देखने को मिल जाएंगे। कोई ऐसे लोग होंगे जो सुशी वगैरह खा के अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे, तो कोई वड़ा पाव खा रहा होगा। तो कितना वो खर्चा करते हैं, कैसी वो जिंदगी जीते हैं, उसमें भी अंतर आ जाता है। कोई चाय पी रहा होता है, कोई कॉफ़ी पी रहा होता है, उससे भी हम सोसाइटी की एक आइडेंटिटी बना देते हैं, हम जजमेंट कर देते हैं। तो यही है भाई, आपकी कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, रीजन क्या है, रिलीजन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशियोलॉजिस्ट का काम ही यही है, वो देखते हैं कि भाई इस चक्कर में हमें क्या पैटर्न देखने को सोसाइटी में मिल रहा है। वर्क का जो कल्चर है, वर्क का जो पैटर्न है, वो इंडियन सोसाइटी में कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, वो हम देखेंगे। ठीक है। जैसे विमेन की बात करते हैं तो बोलते हैं हम कि भाई उनका तो नर्चर करने का काम होता है, देखभाल करने का काम होता है, इसलिए नर्सिंग डिपार्टमेंट आप पूरा चेक कर लीजिए, वहां पर आपको विमेन देखने को मिलेंगी। जबकि नर्सिंग डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है कि पूछिए मत। मतलब एक इंजीनियर को उतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना काम उनको करना पड़ जाएगा, बट वो सोसाइटी का पैटर्न ही वैसा बन गया है। शुरुआत करते हैं इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के साथ। बहुत ही क्लासिक सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, मार्क्स हो गए, वीवर हो गए, दुर्खीम हो गए। इन्होंने इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली लिंक किया है अर्बनाइजेशन से और लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप से। मतलब पहले अगर आप विलेजेस में जाएंगे, लोग साथ में काम करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन ये चीज़ें अब बदल गई हैं। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग कम मतलब रखते हैं, फिक्स्ड काम है वही करते हैं, आगे हम पूरे चैप्टर में देखेंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में एकदम डिटेल्ड वर्जन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मतलब प्रॉपरली काम डिवाइडेड है। आप भी काम कर रहे होंगे, मैं भी काम कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़े पर्पस के स्मॉल पार्ट के लिए हम काम कर रहे होंगे। मतलब फाइनल रिजल्ट तो हम देख ही नहीं पाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट तो देख ही नहीं पाएंगे। मतलब इसको एक एग्जांपल से समझाना हो, मान के चलिए एक कार बन रही है, तो कोई चक्का फिट करने का काम कर रहा है, कोई इंजन फिट करने का काम कर रहा है, कोई पेंट करने का काम कर रहा है। तो एक ही जन पूरा काम नहीं कर रहा, काम बहुत लेवल पे डिवाइडेड है। कोई कंप्यूटर पे डिजाइन बनाने का काम कर रहा है। मार्क्स ने एक टर्म किया इस चीज को, एलियनेशन। मतलब क्या होता है इसका? भाई एक स्टेट ऐसा जहां पर आपका काम बहुत ज्यादा रिपीटेटिव, सेम 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 चीज आप कर रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टिंग है, और सिर्फ 2 वक्त का खाना सर्वाइवल के लिए किया जाता है। आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, मानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में इक्वालिटी प्रमोट होती है पब्लिक स्पेसेस में, जैसे बस हो गया, साइबर कैफे हो गया। लेकिन पूरे ग्लोब की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है। हाई पेइंग जो प्रोफेशन होते हैं जैसे लॉ, मेडिसिन, वो आज भी अपर कास्ट वाले ही डोमिनेट कर रहे हैं। और विमेन की बात करते हैं तो भाई उनको इक्वल पे भी नहीं किया जाता, बहुत कम पे मिलता है, भले ही काम सेम हो या फिर ज़्यादा
ज़्यादा मेहनत वाला हो। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है। इंडिया में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो वो वेस्टर्न कंट्रीज से डिफरेंट है। हमारा पैटर्न ही एकदम अलग चलता है। जैसे अगर हम एम्प्लॉयमेंट पैटर्न 2018-19 की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर माइनिंग में कितने लोग हैं? 43%। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री वगैरह में 17 और टर्चरी सेक्टर मतलब सर्विसेज वगैरह में 32। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज की बात करेंगे, तो वहां पर मेजॉरिटी लोग आपको सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। करीब करीब 10% के आसपास एग्रीकल्चर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आज भी ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत तेज़ी से डिक्लाइन आ रहा है, अब लोग सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, बट फिर भी अभी सिचुएशन डिफरेंट है। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की बात करते हैं तो इंडिया के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर जीडीपी पे उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जितना सर्विस सेक्टर कर रहा है। मतलब लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो पॉपुलेशन बहुत लगी हुई है, लेकिन लो इनकम जनरेट हो रही है। तो इस चक्कर में ना हमारी इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आ जाता है। भाई इतने लोग काम कर रहे हैं और अगर कोई इनकम जनरेशन ही नहीं होगा, कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, तो वो चीज़ सही नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कितना शेयर है? 42.5, माइनिंग क्वेरिंग का 0.4, मैन्युफैक्चरिंग का 12.1, ट्रेड होटल्स रेस्टोरेंट का 12.6, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन का 5.9 और कम्युनिटी सोशल और पर्सनल सर्विसेज का 13.8। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने हैं? 52। रेगुलर सैलरी जो सैलरी पे काम करते हैं 24 और कैजुअल लेबर्स जो ऐसा कोई फिक्स्ड उसमें नहीं है 24%। तो भाई डेवलप्ड कंट्रीज की तरह इंडिया का हाल नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर लोग ऐसी जॉब्स में काम करते हैं जहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर हम दो कैटेगरी की बात करते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। एकदम रजिस्टर्ड होता है, 10+ वर्कर होते हैं, पेंशन मिलेगी, सारे बेनिफिट मिलेंगे, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। इनफॉर्मल या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब स्मॉल यूनिट्स हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल दिया जाएगा, बहुत कम वेजेस रहेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। कई बार तो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो भी इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। आपने नोटिस करा होगा ना, आपकी फैमिली में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको प्रॉपर छुट्टियां मिलती हैं, कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा नहीं रहता, बहुत अच्छी से चीज़ें चलती हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत ऐसे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वो ऑल टाइम परेशान चलते हैं। इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग हमें इनफॉर्मल सेक्टर में ही देखने को मिलते हैं। अब इसके चक्कर में ना सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों की जिंदगी में भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सबसे पहले अगर हम वर्क काम की बात करते हैं तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं अपने बॉस से, आपका प्रमोशन हो जाएगा। हो सकता है आपकी पहचान वाला कोई है तो वो आपको जॉब दिलवा देगा। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि रूल्स इतने नहीं होते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी, कोई बेनिफिट्स नहीं होते। ट्रेड यूनियन बहुत वीक रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वर्कर साथ में आके आवाज उठा पा रहे हैं, ये लड़ाई भी नहीं कर पाते। फिर अगर हम लॉस की बात करते हैं तो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इतने खास तरीके से इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज़रूरत है जिससे स्टेबिलिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। भाई कास्ट या फिर रीजनल या फिर रिलीजियस डिफरेंसेस को कम करा जा सके। जैसे अगर हम भिलाई स्टील प्लांट की बात करते हैं तो वो पूरे इंडिया से लोगों को जॉब देते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। तो इससे मालूम चलता है कि जब गवर्नमेंट बीच में आएगी तो ये जो हम डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करते हैं वो कम हो जाएगा। अब जैसे भाई एक मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट हैं, ये आपके एनसीईआरटी में बॉक्स आता है। अगर हम क्लार्क जी की बात करते हैं तो ये कन्वर्जेंस थीसिस बोलते हैं, जहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर हम आज के इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया की बात करते हैं तो जो 21st सेंचुरी का यूएसए या चाइना है उससे हमारे फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, ना कि हमारे जो 19th सेंचुरी का इंडिया है उससे। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। अब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और चेंजेस की बात करते हैं इंडियन इंडस्ट्री में। तो भाई 1990 से जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो भाई अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है, पॉलिसीज ने इंकरेज करा है। टेलीकॉम हो, एविएशन हो, पावर हो, जैसे बहुत सारी इंडियन फर्म्स, एग्जाम्पल के लिए पार्ले की बात कर लीजिए, उन्हें कोको कोला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी ने खरीद लिया। तो चीज़ें बहुत बदल गई, अब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक कंपनीज के शेयर गवर्नमेंट बेच रही है। जैसे अगर हम मॉडर्न फूड्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ था कि भाई हेल्दी ब्रेड्स बनाना है कम दाम में। सबसे पहले उसमें इसको भी प्राइवेटाइज किया गया।
5 सालों के अंदर 60% ऑफ वर्कर्स वर फोर्स्ड इनटू रिटायरमेंट। तो जब गवर्नमेंट का हाथ जाता है ना, तो सिचुएशन कई बार बेकार हो जाती है। आउटसोर्सिंग, भाई देखो अब जितनी कंपनीज है ना वो परमानेंट स्टाफ कम रखती है, वो वर्क आउटसोर्स करवाती है, किसी और से करवाते हैं कि भैया आप ये काम कर दो, है ना। तो भाई घर में अगर कोई काम कर रहा है उनसे करवाएंगे, कुछ छोटे छोटे फर्म्स हैं उनसे करवाएंगे। तो इससे होता ये है कि आप कम पेमेंट में काम करवा सकते हो और ट्रेड यूनियंस को बाईपास कर सकते हो। लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उनका कोई वहाँ लेना देना नहीं है, तो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं क्योंकि यूनिटी नहीं हो पाती है। फिर डिस्प्लेसमेंट, भाई लैंड एक्वायर किए जाते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, तो पॉल्यूशन तो होता ही होता है, लेकिन डिस्प्लेस किया जाता है फार्मर्स वगैरह को। पिछले हमने वीडियो में देखा हुआ है कि भाई आदिवासी सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका आप लाइवलीहुड उनसे छीन लेते हैं, फिर उन्हें भाई कैजुअल लेबर का काम करना पड़ता है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है कई बार। लोग जॉब कैसे ढूंढते हैं, तो भाई एडवर्टीजमेंट वगैरह से तो बहुत कम लेना देना है, मोस्टली पर्सनल कॉन्टैक्ट। आपके पर्सनल लेवल पर कॉन्टैक्ट है तो जॉब वगैरह आसानी से मिल जाती हैं। अब जैसे मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात करते हैं, तो भाई सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को उससे मदद मिल जाती है। जैसे अगर हम प्लम्बर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, उनके सर्कल वगैरह बन गए। आपके घर में भी कोई बिजली रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन का काम होता होगा, आप कॉल कर देते होंगे, है ना। तो ये आजकल थोड़ा सा एक बेटर सिचुएशन हो गई है। रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या होता है, जैसे अगर देखो हम कानपुर टेक्सटाइल मिल्स की बात करते हैं, तो वहाँ जो जॉबर्स वगैरह होते हैं उनको मिस्त्रीज वगैरह बोला जाता था कि मतलब भाई इंप्लॉयमेंट वगैरह करवाना है। ये खुद भी वहाँ काम करते थे। इन्होंने क्या किया भाई, हम अपनी कम्युनिटीज़ के लोगों को ही वर्क देंगे, ठीक है, तो अपनी कम्युनिटीज़ वालों को ही किया। अब बॉस के साथ अच्छे रिलेशन थे तो अपने ही वर्कर्स को दबाने लगे, उनके उनके बॉस बन गए, उनसे काम निकलवाने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, अब क्या होता है, बदली वर्कर्स, मतलब भाई एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट बोल दीजिए कि भाई आपको फिक्स्ड जॉब में नहीं रखा जा रहा है, कुछ समय के लिए रखा जा रहा है, तो नाम के लिए आपको ये टेम्पररी उसमें रखा गया है। बहुत सारे वर्कर्स हैं जो भाई सालों साल काम कर रहे हैं, बोला गया कि भाई परमानेंट स्टाफ लीव में है, आप टेम्पररी उसमें आ जाइए, लेकिन आप सालों सालों तक काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि आप तो हमारे परमानेंट हो ही नहीं, आपको तो टेम्परेरी उसमें रखा गया था, तो आपको किस चीज़ की सिक्योरिटी। तो ऐसे भी टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के, पैसे बचाने के, लोगों को कम वेज देने के। अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जैसे मुद्रा स्कीम हो गई, आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, कि भाई थोड़ा सा इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ाना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग पैसे कमा पाएँ, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। क्योंकि इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। खास तौर पर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करते हैं, वो लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया है ना, उन लोगों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अब वर्क कैसे होता है, तो देखो भाई, जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं, वर्किंग आवर्स को एक्सटेंड करेंगे, वर्क की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे कि बिल्कुल निचोड़ लिया जाए वर्कर को। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, तो कार्ल मार्क्स गांधी जी दोनों का ये मानना था कि मैकेनाइजेशन खतरनाक चीज़ है, ये उससे डरते थे, मतलब उनको खतरा महसूस होता था कि मैकेनाइजेशन मतलब अगर आप लोगों को मशीन से रिप्लेस कर देंगे तो इतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। गांधी जी का मेनली बोलना था कि जो लेबर सेविंग हमारी मशीनरी है, कि भाई लेबर वगैरह साइड हो जाएगी, मशीन उनके बदले काम करेगी, इससे बहुत सारे लोग भाई भूखे मर जाएंगे, स्टारवेशन में चले जाएंगे। अब जैसे मारुति उद्योग केस की बात करते हैं, तो जो असेंबली लाइन होती है, जिसमें आपने देखा है टीवी में कि एक ऐसी वो चल रही होती है, एक ऐसी पट्टी चल रही होती है पैकिंग का, आपने देखा होगा, यहाँ आलू गए, फिर किसी का काम है खराब आलू छांटना, किसी का काम है उसे पैकेट में डालना, तो सब पूरा एक सिस्टम में काम चल रहा होता है। तो अब जैसे अगर हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं, हर मिनट 2 गाड़ी निकलती हैं असेंबली लाइन से, मतलब इतना तेजी का काम है। वर्कर को सिर्फ 45 मिनट्स का भाई आराम दिया जाता है, एक 30 मिनट का लंच ब्रेक दे दिया, थोड़ी थोड़ी देर का टी ब्रेक दे दिया, आपका मतलब दिन भर में से 45 मिनट्स, बाकी दिन भर काम करो। 40 की एज आते आते लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, इतना पक जाते हैं। आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ टेलरिस्ट प्रोसेसेस की बात करी जाती है, मतलब एक एक मिनट का भाई ऐसा डिवीजन है कि कोई टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल एक स्लेव की तरह काम कराया जा रहा है, मशीन की तरह काम कराया जा रहा है। जैसे यहाँ टाइम स्लेवरी की बात करी जाती है, दिन में 10 से 12 घंटे आपको काम करना है। नाइट आउट्स बोला जाता है, मतलब एक नाइट आउट टर्म यूज कर दिया गया कि रात भर भी काम करना पड़ जाएगा कई बार डेडलाइंस मीट करने के लिए। अब कोई कंपनी ऐसी है जैसे इंडिया में है, वो अमेरिका के साथ काम कर रही है, तो भाई टाइमिंग अलग है, तो रात में मीटिंग होंगी तो रात में भी काम करो। फिर फ्लेक्सी टाइम, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल हैं जब आपको काम करना हो, इसका मतलब है आपको कभी भी काम के लिए बुलाया जा सकता है, आपको कभी भी काम करना पड़ेगा जब तक आपका पूरा काम ना निकल जाए। तो चीज़ें बहुत बहुत बुरे तरीके से हैं, ट्रस्ट भी वैसे से, अगर आप कभी जाएंगे फैक्ट्री वगैरह में तो आपको समझ में आएगा कि लोग कितनी मुश्किल काम कर रहे हैं। डी स्किलिंग,
हैरी ब्रेवरमैन भाई एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी रहे हैं। इनका कहना था कि मशीनरी से ना ह्यूमन स्किल रिड्यूस हो जाती हैं। अब ड्राफ्टिंग वगैरह का काम कंप्यूटर्स करते हैं, जो पहले भाई इंजीनियर्स वगैरह करते थे, आर्किटेक्ट वगैरह करते थे, अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो पूरी स्किल खत्म हो रही है। सोसाइटी में भी इम्पैक्ट आता है। भाई अब सिटीज़ लेट रात तक चलती हैं, क्योंकि भाई वर्किंग के पैटर्न में चेंज आ रहा है। पेरेंट्स की बात करते हैं तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो भाई बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तो चाइल्ड केयर की बात आने लग गई है, इसलिए ना क्रैश वगैरह भी देखने को मिलते हैं। शिशु गृह आपने सुना होगा, तो इसकी बात करी जा रही है। लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा न्यूक्लियर फैमिली आ जाएंगी, लेकिन उल्टी चीज़ देखने को मिल रही है। बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बढ़ रहा है कि भैया मदर फादर को वर्किंग है, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बच्चे का ध्यान रखेंगे। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, री इमर्ज करने लग गया है जॉइंट फैमिली। वर्किंग कंडीशन की बात करते हैं तो भाई कोल माइंस एम्प्लॉय करते हैं 5.5 लाख वर्कर्स, बहुत ही डेंजरस कंडीशन में। भाई हमें माइंस एक्ट ऑफ 1952 देखने को मिला, गवर्नमेंट का नया लॉ भी है भाई, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। न्यू लॉ में सारे पुराने लॉज को इंकॉर्पोरेट किया गया है। यही बोला जाता है कि भाई इतने मैक्सिमम आवर्स के लिए आप किसी से काम करवा सकते हो। एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, हफ्ते में इतना ही काम करवाओ, बट एक्स्ट्रा करवा रहे हो तो एक्स्ट्रा पे करो। साथ में सेफ्टी रूल्स की बात करी जाती है। लेकिन भाई ये सब होने के बाद भी चीज़ें इतनी देखने को नहीं मिलती। अब तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग आ गया है, मतलब ये एक तरीका है। कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली आपको हायर नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे और कॉन्ट्रैक्टर होंगे, वो आपको हायर करेंगे। तो किसी दिन कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ब्लेम मुझ पर नहीं आएगा कि भैया मैंने हायर नहीं किया था, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं किया था, ये देख लेगा। तो ऐसे में क्या होता है, आप और एक्सप्लॉइट करने लग जाते हो और रिस्क बढ़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है भाई, अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो भाई ट्यूबरक्लोसिस बहुत बढ़ रहा है, सिलिकोसिस ये बहुत लंग्स की बीमारी है, बहुत फेटल इंजरीज हो जाती हैं। अगर हम फिश प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो बहुत यंग माइग्रेंट विमेन को बुलाया जाता है काम करने के लिए। एक एक कमरे में 10 से 12 विमेन को रखा जाता है, तो इतना सफोकेशन वगैरह है ना। और इन्हीं को ज़्यादा क्यों रखा जाता है कि भाई विमेन सबमिसिव है, इन्हें डोमिनेट किया जा सकता है। बहुत सारे मैन भी माइग्रेट करते हैं, या तो उनकी शादी नहीं हुई होती या फिर अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं। अब भाई यहाँ आएंगे तो इतना सोशलाइज नहीं कर सकते, सोसाइटी से मिल नहीं सकते, काम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो जितना बहुत टाइम मिलता है, जितना बहुत पैसा रहता है, वो अपने ही लोगों पे, अपने ही माइग्रेंट वर्कर्स के साथ खर्च कर देते हैं। फिर होम बेस्ड वर्क भी होता है, जैसे कि भाई लेस कारपेट बिडीज वगैरह बनाना है, तो वहाँ के लिए होम बेस्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। विमेन चिल्ड्रन ज़्यादा ये काम करते हैं और पीस रेट बेसिस पे करते हैं कि भाई जितने पीस बनाएंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जैसे अगर बिडी इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये चीज़ कैसे काम होती है। फॉरेस्ट विलेजर्स भाई तेंदू लीव्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, दिन में 50 से 100। फिर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्टर को बेचते हैं। कॉन्ट्रैक्टर फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट ऑक्शन करती है। फिर बड़ी फैक्ट्री ओनर्स को जब मिल जाता है तो वो ये कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भाई लीव्स वगैरह टोबैको वगैरह सप्लाई करते हैं होम बेस्ड वर्कर को। वर्कर जिसमें ज़्यादातर विमेन होती है, वो लीव्स को थोड़ा सा डैम्पिन मतलब मॉइस्ट करती हैं, कट करती हैं, टोबैको भरती हैं, उन्हें टाई करती हैं। और फिर कॉन्ट्रैक्टर इन बीडीज को कलेक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर को बेचते हैं। फिर वो भाई रोस्ट और ब्रांडिंग का काम करते हैं, अपना ब्रांड लगाएंगे। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, वो होलसेलर को देखते हैं, और फिर वो पान शॉप में आके पैसा कमाने लग जाते हैं, मतलब बेचने लग जाते हैं। पूरे प्रोसेस में सबसे कम पैसा किसको मिलता है? वर्कर्स को। तो इतना प्रोसेस है, लेकिन वर्कर्स की यहाँ भी कोई इज्जत नहीं है। इसके बाद अगर स्ट्राइक एंड यूनियंस की बात करते हैं, तो भैया वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं, वो भी नारे लगाते हैं, वो भी अनशन पे बैठते हैं, वो भी आवाज़ उठाते हैं कंडीशन के खिलाफ। लेकिन इनको मैनेजर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? लॉकआउट, गेट ही बंद कर देंगे, अंदर ही नहीं आने देंगे। 1982 में बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई, जिसे डॉक्टर दत्ता सामंत लीड कर रहे थे। नियरली 2.5 लाख वर्कर ने भाई बेटर वेजेस के लिए स्ट्राइक करा। 2 साल तक चली। इवेंचुअली 1 लाख वर्कर को अपनी जॉब खोना पड़ गई, और फिर इन्हें या तो कैजुअल लेबर बनना पड़ा या पावर लूम सेक्टर में काम करना पड़ा। कंक्लूजन क्या निकल के आता है इस चैप्टर का, कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडिया में वर्क करने के नेचर को इस चीज़ ने बदल दिया है। नई अपॉर्चुनिटीज़ तो आ गई हैं, लेकिन इनक्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मानते हैं भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो वर्कर हैं आज भी वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, इनसिक्योर इन्वायरमेंट में काम करते हैं। मैकेनाइजेशन हो रहा है, हम आउटसोर्स कर रहे हैं, इससे एफिशिएंसी तो बढ़ गई है, लेकिन जॉब स्टेबिलिटी खत्म हो रही है ना। वर्कर का कंट्रोल अपने वर्क के ऊपर से खत्म हो रहा है, बहुत चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं तो भाई बहुत हमें कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। भाई प्रोग्रेस भी हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है, और अनइक्वल डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे ये किस रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं।
क्या वर्कर्स की सिचुएशन और बेटर होगी, क्या गवर्नमेंट को वापस से इंटरवीन करना पड़ेगा, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलेगा। ये हम देखेंगे फ्यूचर में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको सोशियोलॉजी के फंसना पक्का है पीडीएफ तो डेफिनेटली पसंद आएंगे। फंसना पक्का है पीडीएफ में पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ा गया है, पूरे पीवाईक्यूज को इंक्लूड किया गया है। आप परचेज करने के बाद डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब सिर्फ 2 चैप्टर की वीडियोस और बची हुई हैं, बाकी सारे चैप्टर आ गए हैं। ढेर सारा प्यार। सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ गुरु भैया। याद रखिए आप हैं फ्यूचर टॉपर। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।